So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with lecture number 3 of ideal gases. So आपको पिछले 2 दिन में 2 लेक्चर्स मिले हैं, दैट इज लेक्चर 1, लेक्चर 2, और अभी हम करने जाएंगे लेक्चर नंबर 3. And for all new students, I would like to tell you that we are doing complete physical chemistry here. We have completed mole concept, concentration terms, redox, reactions equivalent concept एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन. आपको उसका सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा, आप जाके चैनल में थोड़ा चेक करें. और उसके बाद अभी हमारा ये आइडियल गैस चल रहा है जो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक फिनिश हो जाएगा. एंड देन रियल गैसेस के लेक्चर्स ऑल्दो अवेलेबल हैं, बट आई विल रीशूट दोज लेक्चर्स. तो फ्रेश एक बार उसको रीशूट करेंगे. एंड आफ्टर दैट जितने भी चैप्टर्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, आपको उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आप चाहते हैं तो ऑलरेडी कंप्लीटेड लेक्चर्स आपको केम IIT ऐप में मिलेंगे. अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं. एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ आपको कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ कराई जा रही है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है मान लीजिए. एंड आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी वहाँ कराई जा रही है. कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कराई जा रही है, जिसका रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन हमने ख़त्म कर दिया है ऑलमोस्ट. और मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 महीने में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरी ख़त्म हो जाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री भी पूरी ख़त्म हो जाएगी. और साथ में अभी हमने थोड़े थोड़े लाइव क्लासेस लेने स्टार्ट किए हैं, डाउट डिस्कशन क्लासेस, थोड़े थोड़े लाइव क्लासेस लेने स्टार्ट किए हैं. अभी वो लाइव क्लासेस जैसे ही ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, लाइव क्लासेस की जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, जहां हम टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसी कोर्स के साथ, उसके डिस्कशंस हम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं. एंड अपडेट अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जी हाँ, थोड़ा सा बस आएगा बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपके समय से पहले सिलेबस भी हो जाएगा इनऑर्गेनिक का भी, परेशान नहीं होना. देखो अभी जुलाई चल रहा है और फिजिकल केमिस्ट्री हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है और 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया मान लो, ठीक है. 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ख़त्म कर दिया है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक बचा है, वो हो जाएगा. हो सकता है तो बस फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स ख़त्म होते ही मैं इनऑर्गेनिक का साइमल्टेनियस कोर्स स्टार्ट कर दूंगा. तो अगर आपको केमिस्ट्री के किसी भी सेक्शन में दिक्कत आ रही है, आप इधर आएँ, एकदम रूट से पढ़ना शुरू करें, मेरे पहले लेक्चर से पढ़ना शुरू करें, तब आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा. जैसे कुछ बच्चे कहते हैं GOC सर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है आपने पढ़ा हुआ होगा, बट एक बार अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं ना आगे के चैप्टर्स, तो फिर आप एक बार GOC भी मुझसे पढ़ के देखिए. आपको लेक्चर्स यूट्यूब पर ही अवेलेबल मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा, तरीका समझ में आएगा, थोड़ा सा मैच कर पाओगे फिर मेरे साथ बेहतर तरीके से आगे के चैप्टर्स में. तो चलो बेटा, आइडियल गैसेस का तीसरा लेक्चर करते हैं. आज मैंने कहा था कि क्वेश्चन वाला लेक्चर होने वाला है. एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस ही करेंगे. और ये जो टॉपिक है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत जनरल टॉपिक है. दिस इज़ वेरी जनरल टॉपिक. मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि मैं इसको लिक्विड सॉल्यूशन में भी पढ़ाता हूँ, सेम चीज़ मैं एक बार थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाता हूँ, सेम चीज़ मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाता हूँ, और सेम चीज़ मैं गैसियस स्टेट्स में भी एक बार पढ़ाता हूँ. क्योंकि ज़रूरी है, हर चैप्टर में ये लगता है. अगर एक ही बैच को पढ़ा रहे हैं तब तो फिर आइडियल गैसेस में थोड़ा बहुत बता दिए और फिर इक्विलिब्रियम के समय एक बार और बता दिए, हो जाता है काम. लेकिन क्या है, कुछ बच्चे हो सकता है सिर्फ आइडियल गैस मेरे से पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे हो सकता है सिर्फ वो पढ़ रहे हो, तो एक बार मैं इस टॉपिक को सभी में बता देता हूँ. बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. आप इसको समझिएगा, आपका दिमाग खुलेगा, आपका सोचने का जो तरीका है गैसेस को लेकर वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये टॉपिक. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ना बोल के चलो लिक्विड बोल देता हूँ. कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है.
सो ये जो टॉपिक है क्या है, जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो आपको आइडियल गैसेस के क्वेश्चन में भी कहीं कहीं ये सब टर्म यूज होता हुआ मिलेगा। एक्वस टेंशन इज सेम एज वेपर प्रेशर। एक्वस टेंशन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस। तो हो सकता है आपको लगे अरे यार ये टॉपिक तो नहीं पढ़ा है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का एग्जैक्ट मीनिंग मैंने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ाया है। अभी बहुत ज़्यादा उसका मीनिंग ना जानते हुए भी ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। समझो क्या है कि आपको मैं सेम उसी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ इस टॉपिक का, कि आपके पास एक वेसल है और 1 एटीएम का बाहर का प्रेशर है, मूवेबल पिस्टन है, 1 एटीएम का बाहर प्रेशर है, और मैंने कहा कि ये रखा हुआ है पानी, ये रखा हुआ है पानी। देखो ये टॉपिक और अच्छे से समझ आएगा इक्विलिब्रियम पढ़ते वक्त, ठीक है, और अच्छे से। अभी ठीक ठाक समझ आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पढ़ते वक्त और अच्छा समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखो ये है पानी। सपोज करो ये पानी लिक्विड रखा हुआ है और ये 1 एटीएम बाहर का प्रेशर मैंने रखा, और ये मूवेबल सा पिस्टन है, और मैंने कहा कि मैं 90 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट कर रहा हूँ। पानी को मैंने 90 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया और इनफ टाइम दे दिया कि भाई तुमको सेटल होना है, जैसे तुम हो जाओ, वी आर गिविंग यू इनफ टाइम, ओके। और इनफ टाइम दिया, और अब आपको ये सोच के बताना है कि 90 डिग्री सेल्सियस के बाद आपने इनफ टाइम दिया पिस्टन को अपना सेटल होने के लिए, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर क्या पाओगे कि इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है, या फिर लिक्विड और गैस दोनों है, या फिर सिर्फ गैस है। क्या रहेंगे इसके अंदर, लिक्विड गैस दोनों, या सिर्फ गैस, या फिर लिक्विड? क्या मानना है टेक्निकली? तो ये क्वेश्चन अगर आप किसी ऐसे इंसान से पूछोगे जो ये चीज़ को नहीं जानता है या नॉर्मली, तो सभी लोग क्या आंसर करते हैं इसमें? मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अभी तक जितने भी बच्चों से ये पूछा है तो पहली बार में सबका आंसर यही आया है, सर लिक्विड और गैस दोनों, है ना। सबका आंसर यही आता है, लिक्विड और गैस दोनों। बट मैं बता दूं ये गलत आंसर है, करेक्ट आंसर है लिक्विड ओनली। जी हाँ, करेक्ट आंसर है लिक्विड ओनली। यहाँ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्या होता है कि ये जो पानी है H2O लिक्विड, ये हमेशा अपने वेपर्स के साथ मौजूद होता है। मतलब अगर पानी है तो उसका वेपर वहाँ होगा ही, लॉ है समझ लीजिए, उसका वेपर वहाँ होगा ही। और अब ये वेपर है, ये वेपर है, एक समय आता है जब अब और फर्दर वेपर्स नहीं बन सकते, उसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब वो एक ऐसा समय है कि अब वेपर्स की कंसंट्रेशन सैचुरेट हो चुकी है, बस अब हो चुका है, अब और वेपर नहीं आ सकते, तो उसको कहते हैं हम कि इक्विलिब्रियम आ गया। कुछ ऐसा होता है समझ लो कि ये इवेपोरेट हो रहा है और साथ ही साथ ना कंडेंस भी होता है। कोई भी रिएक्शन हो, दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो, वो फॉरवर्ड भी जाता है, बैकवर्ड भी जाता है, हर रिएक्शन फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। और जिस पॉइंट पर फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाए उसको कह देते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गई। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, पहले ही चैप्टर में मैंने जब इक्विलिब्रियम समझाया है तो बस इसी चीज़ को मैंने 1 घंटे से ऊपर समय लिया है समझाने के लिए। तो अगर आपको इस मीनिंग समझना है इक्विलिब्रियम का तो आपको वो चैप्टर देखना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल ऐसे ही नॉर्मली डे टू डे लाइफ की भाषा में बोल देता हूँ कि हाँ, यहाँ पर हम ऐसा कहते हैं कि रेट ऑफ इवेपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये दोनों का रेट बराबर हो जाता है, तो जितनी तेजी से वेपर बना उतनी तेजी से ये बन गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे तो अब जो वेपर्स का अमाउंट है वो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। वेपर का अमाउंट आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो उतना ही है, तो उसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम आ गया। तो
एट इक्विलिब्रियम ये जो भी प्रेशर लगा रहा है, इक्विलिब्रियम पे आकर ये जो भी प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर्स, सैचुरेटेड वाटर वेपर्स जो भी प्रेशर लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम पर आने के बाद, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब आप अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो टर्म है वो जानते हैं तो मैं बता दूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम इसका लिखेंगे Kp तो उसमें लिक्विड को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वी राइट इट प्रेशर ऑफ H2O गैस, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज पर द लॉ इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है। और यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एक्चुअली में वेपर प्रेशर के बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेपर प्रेशर के बराबर ही है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके साथ चेंज होता है? इट चेंजेस only when we change temperature, otherwise not। तो हाँ, यहाँ एक टर्म बनता है, एक स्टेटमेंट आता है, और इसी स्टेटमेंट को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मतलब अगर आप टेम्परेचर नहीं बदलते हो तो वेपर प्रेशर नहीं बदल सकता। मतलब अगर पानी है और उसका वेपर है तो वेपर का उस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होता है वो उतना ही रहेगा, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर का थोड़ा समझ में आ गया? बिल्कुल। अब मैं यहां पर इसका आंसर करता हूं कि लिक्विड ही क्यों है। क्योंकि मैंने कहा कि जो मेरा कंटेनर है यहाँ पर बाहर 1 atm का प्रेशर है और ये पानी यहाँ पर डला हुआ है, और 90 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर होता है पानी का, ये आपको पता होगा, वेपर प्रेशर जो पानी का है वो 1 atm से कम होता है। ठीक है, इट इज़ लेस देन 1 atm। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा मैं बोल देता हूँ 0.8 से, मान लो 0.8 atm होता है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, कम होता है बस, उससे मतलब है। तो 1 atm से कम होता है, तो होगा क्या कि यहाँ पर वेपर्स बने और ये वेपर्स का प्रेशर क्या है, ध्यान से समझना, ये वेपर्स का प्रेशर क्या है? वेपर्स का प्रेशर है 0.8 atm। लेकिन बाहर का प्रेशर क्या है? बाहर का प्रेशर है 1 atm। तो बाहर का प्रेशर है 1 atm, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है। और ये पिस्टन कैसा है? ये पिस्टन क्या रुका रहेगा? क्या ये पिस्टन रुका रहेगा? नहीं रुकेगा, ये पिस्टन नीचे आएगा, ये पिस्टन नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा ना, वॉल्यूम कम हुई, प्रेशर बढ़ने लगेगा। जी हाँ, इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा। लेकिन क्या इसका प्रेशर बढ़ना अलाउड है? नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री सेल्सियस पर है और ये प्योर वाटर का सैचुरेटेड वेपर है। तो वेपर प्रेशर बढ़ना अलाउड नहीं है, वो लॉ के अगेंस्ट चले जाओगे आप, लॉ के अगेंस्ट चले जाओगे, वेपर प्रेशर नहीं बढ़ सकता। लेकिन बाहर वाले का प्रेशर तो 1 atm है, तो अगर ये 0.8 होगा तो पिस्टन तो नीचे आएगा, ये भी लॉ है, उसको तो नीचे आना पड़ेगा। तो ये नीचे आएगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो प्रेशर बढ़ने लगेगा तो ये क्या करेगा? अपने आप को 0.8 मेंटेन करने के लिए, 0.8 मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? यस, ये अपने मोल्स कम करेगा, ये कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी, ये अपने मोल्स कम करेगा। और अगर आप थोड़ा सोच पा रहे हो तो आपको समझ आएगा कि ये जो टसल चल रहा है दोनों के बीच में, ये मोल्स कम किया, फिर 0.8 कर लिया, बाहर वाला फिर 1 atm हो गया, फिर उसने धक्का दिया, ये टसल खत्म नहीं होगा, ये टसल तो चलता ही रहेगा। और अल्टीमेटली हार किसकी होगी?
हार इसकी होगी जिसका प्रेशर कम था, इसकी हार हो जाएगी। मतलब पूरे जो वेपर्स थे वो पिस्टन एकदम ऐसे इमेजिन करो कि वो पिस्टन एकदम से कुछ इस तरह से आ गया है और यहाँ कोई वेपर नहीं बचा है, कोई वेपर नहीं बचा हुआ है, पूरा पिस्टन इस तरह से बैठ गया है आकर। तो सर अब 0.8 नहीं रहेगा, अरे अब तो वेपर ही नहीं रहा यार, अब तो वेपर ही नहीं रहा, तो वेपर ही नहीं है तो फिर वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं वेपर। कंप्लीट जो वेपर्स थे, कंप्लीट वेपर्स विल गेट कंडेंस्ड। तो इसको कहते हैं, इसलिए समझ में आ गया आपको, यहां पर सिर्फ कौन रहेगा, सिर्फ लिक्विड रहेगा, सिर्फ लिक्विड रहेगा। और यही चीज अगर मैं ऐसा करता, अगर यही चीज मैं ऐसा करता, सेम पिस्टन, सेम यहाँ पानी रखा मैंने, सेम पिस्टन सेम पानी रखा, बाहर सेम वही 1 atm का प्रेशर, बाहर वही 1 atm का प्रेशर, और यहाँ पर मैंने टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया होता। मान लो इसमें जो वेपर प्रेशर होती है ये 1.1 atm होती है, 1.1 atm होती है। हाँ, यहाँ पर बच्चों का आंसर रहता है कि हाँ सर सिर्फ गैस बचेगा, सिर्फ गैस बचेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना बॉइलिंग के ऊपर है तो बॉइल हो जाएगा, बॉइल मतलब गैस बचेगा। एक्चुअली तो बॉइलिंग का एक्चुअल मीनिंग भी लोगों को, बहुत कम लोगों को ढंग से पता होता है, बताते हैं रुको भी। तो 110 डिग्री है तो हाँ ठीक है, 1.1 atm वेपर प्रेशर है, तो यहाँ पर कौन रहेगा, फिर से वही सवाल है, क्या लिक्विड सिर्फ रहेगा या फिर लिक्विड और गैस दोनों रहेगा, या फिर ओनली गैस रहेगा। तो यस, योर आंसर इज करेक्ट, यहाँ पर ओनली गैस रहेगा। हुआ कुछ ऐसा होगा कि ये वेपर्स बनाया इसने, और इसके जो वेपर्स हैं उसका प्रेशर 1.1 मेंटेन रखना है, बाहर का 1 है, इसका 1.1 है। इस बार उल्टे डायरेक्शन में पिस्टन जाएगा, पिस्टन को पुश किया जाएगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा, पिस्टन को पुश किया गया, पिस्टन ऊपर चला गया, पिस्टन ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो एक्सपैंड हो रहा है सर, ऊपर जा रहा है ना तो एक्सपैंड हो रहा है, और अगर एक्सपैंड हो रहा है, अगर एक्सपैंड हो रहा है तो वेपर प्रेशर तो कम होने लगेगा, इसके प्रेशर तो कम होने लगेंगे, लेकिन इसे मेंटेन कितना रखना है, इसे मेंटेन 1.1 रखना है, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, कंडक्टिंग वेसल है, बाहर से हीट आ जाती है, अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर नीचे हो भी रहा होगा, कंडक्टिंग वेसल है, आपको मानना है कि हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, अंदर हीट बाहर हीट ट्रांसफर हो सकता है, टेम्परेचर सेम है, 110 डिग्री सेल्सियस सेम है, 1.1 मेंटेन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे पीछे क्या करना था, प्रेशर को कम करना था, तो गैस कंडेंस हो रहा था, यहाँ प्रेशर को बढ़ाना है तो गैस के और मोल्स चाहिए होंगे, यहाँ प्रेशर को बढ़ाना है तो गैस के और मोल्स चाहिए होंगे, इसका मतलब ये जो लिक्विड है, लिक्विड और वेपराइज होगा, और वेपराइज होगा, ये और खुलेगा, समझ रहे हो, टसल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पर लास्ट 1-2 ड्रॉप लिक्विड के बचे हुए रहेंगे और वो भी वेपराइज हो जाएंगे, वो भी वेपराइज हो जाएंगे, और वेपराइज होने के बाद प्रेशर क्या रहेगा 1.1, लेकिन फिर 1.1 और बाहर का 1, तो फिर एक्सपैंड होगा, अब एक्सपैंड होगा, लेकिन अब वेपराइज होने के लिए लिक्विड है नहीं, तो फाइनली प्रेशर तो 1 atm अंदर का भी हो जाएगा, तो सर वेपर प्रेशर, अबे लिक्विड ही नहीं है तो वेपर प्रेशर का क्या, फिर तो वो प्योर गैस की तरह बिहेव कर रहा है, लिक्विड होना चाहिए तभी वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगता है, देयर शुड बी इनफ लिक्विड, देयर शुड बी इनफ लिक्विड फॉर इक्विलिब्रियम टू बी स्टेबलिश्ड, ओके, देयर शुड बी इनफ लिक्विड। तो यहां पर देखो फाइनली क्या होगा, ओनली गैस होगा एट पी एक्सटर्नल विच इज 1 atm, इसी प्रेशर पर रहेगा, बिकॉज वेपर प्रेशर खत्म हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ठीक है। तो अभी वेपर प्रेशर मैंने बता दिया आपको, बॉइलिंग जो है वो मैंने बॉइलिंग जो है वो मैंने आगे के चैप्टर्स में बताया हुआ है, इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा बॉइलिंग का, लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ाया हुआ है, तो वो
मैं बस ऊपर से बता देता हूँ कि मान लो अगर इसको ना अपन 100 डिग्री पे रखते हैं, हम इसको 100 डिग्री पे रखते हैं, 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि वेपर प्रेशर इसका 1 एटीएम होता है, वेपर प्रेशर 1 एटीएम होता है, वेपर प्रेशर 1 एटीएम होता है। तो इस वक्त क्या होगा, देखो मजे की बात होगी कि यहाँ पर वेपर भी होगा और लिक्विड भी होगा। क्या टसल होगा दोनों के बीच में कि बिल्कुल शांति सद्भावना बनी रहेगी? जी हाँ, एवरीथिंग विल बी पीसफुल, कोई टसल नहीं। अंदर का भी प्रेशर 1 एटीएम, वो भी खुश है, बाहर भी 1 एटीएम, वो भी खुश है। तो क्या होगा, दोनों साथ में को एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड और वेपर दोनों साथ में को एग्जिस्ट करेंगे। इसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है बस। बाकी ऐसा नहीं कि कोई कंटेनर खुला हुआ है घर में, पानी तो पानी बॉईल हो रहा है, वो डे टू डे लाइफ वाली भाषा है, पानी बॉईल हो रहा है, वो बॉइलिंग नहीं है। टेक्निकली बॉइलिंग क्या है? टेक्निकली बॉइलिंग डिफाइंड ही तब है जब आपके पास एक कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन वाला कंटेनर हो, क्लोज्ड हो, उसके अंदर लिक्विड डला हो, बाहर का प्रेशर फिक्स किया गया हो और देखा जा रहा हो कि किस टेम्परेचर पर लिक्विड और वेपर साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। समझ गए बात? जी हाँ, ऐसा भी कहते हैं ना, व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज बॉइलिंग पॉइंट। लोग वही बात तो हो रही है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो अब ये दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करेंगे और इसी को कहते हैं बॉइलिंग। सर इवेपोरेशन क्या है, ये आगे के चैप्टर में बताया हुआ है। और ये जो लोग बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं, सब पूरी तरह से बकवास चीज़ें हैं, वो सब चक्करों में मत पड़िएगा। सस्ते मास्टरों का यही सब काम है, उठपटांग आपको कुछ कुछ चीज़ें पढ़ के कहीं कहीं से आ जाते हैं सस्ती किताबों से, और आपको फिर ज्ञान बांटते हैं, और वो ज्ञान जहर है मान लो आप, ठीक है, कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन का क्या डिफरेंस है, वो सरफेस फिनोमिना है, वो बल्क फिनोमिना है, सब बहुत बकवास बातें हैं। आगे के चैप्टर्स में इन सब का खुलासा किया है मैंने, क्यों क्या बकवास है। अभी बस इतना समझ लो कि पूर्णतः बकवास है ये सब। उसके बाद वेपर और गैस में डिफरेंस बताने आ जाते हैं कुछ होशियार चंद लोग कि वेपर और गैस अलग अलग है। वेपर वो है, पता नहीं क्या क्या तो चलता है। वेपर जो लिक्विफाई जिसे किया जाए उसको वेपर बोलते हैं। गैस वो है जो ऐसे टेम्परेचर पे है जिसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। फालतू बातें हैं मनगढ़ंत, ये सब के चक्करों में मत पड़ना, ठीक है, बेकार है। अभी बस ये समझो वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है, समझ आ गया। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है। ये वाले इलस्ट्रेशन से सब कुछ क्लियर हो जाता है वेपर प्रेशर का। ये इलस्ट्रेशन लिखेंगे कॉपी में। तो यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन गैस डाला हुआ है, नाइट्रोजन गैस है और वाटर है, ठीक है। एंड नाइट्रोजन गैस इज देयर एट अ प्रेशर ऑफ सपोज 2 atm, 2 atm के प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस है। एंड 2 atm के प्रेशर में नाइट्रोजन गैस है। एंड देयर इज वाटर वेपर्स ऑल्सो देयर, क्योंकि वाटर है तो वाटर के वेपर्स होंगे, वाटर वेपर्स होंगे। एंड जो भी टेम्परेचर टी है, ये जो भी टेम्परेचर टी है उस पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो सपोज कर लो आप, कुछ भी मान लो यार, चलो 0.8 atm है सपोज करो से। नाउ व्हाट इज डन कि ये जो कंटेनर का वॉल्यूम था, ये मान लो V वॉल्यूम था, एज्यूमिंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। ये इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान लो आप उसके कंपैरिजन में, कंटेनर का वॉल्यूम V था, और अब ये वॉल्यूम को V/3 बना दिया गया, 1/3 कर दिया गया वॉल्यूम को कंप्रेस करके, बाय कंप्रेसिंग। तो बाहर से कंप्रेस कर दिया गया और उसको 1/3 कर दिया गया वॉल्यूम को।
अब आपको बताना है कि what will be the total pressure inside the container. One more assumption you should take, that solubility of nitrogen in water is 0. Assume that solubility of nitrogen gas in water is 0. ये आप इमेजिन कर लो ऐसे। तो P टोटल कितना होगा, बहुत आराम से लगा सकते हैं। एज्यूमिंग, और एक अजम्पशन है, एज्यूमिंग नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स टू बी आइडियल। अब ये हर बार आइडियल है नहीं बोलेंगे, आपको आइडियल ही मानना है, क्योंकि रियल के लिए कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक। तो आई होप आपने इसमें दिमाग लगा लिया होगा आपने। कुछ बच्चों का आंसर आता है कि अभी जो टोटल प्रेशर था वो था 2 और वेपर प्रेशर 0.8, तो 2 और 0.8 मतलब 2.8 था, 2.8 था। और जब हम 1/3 करेंगे वॉल्यूम को, वॉल्यूम 1/3 करेंगे तो प्रेशर 3 गुना बढ़ जाएगा। तो आंसर सीधे कर देते हैं कि 2.8 है, इसका 3 गुना बढ़ जाएगा, तो इसका 3 गुना कितना होता है, 8.4 शायद, हाँ। तो 8.4 कर देते हैं, सीधे 3 गुना बढ़ा देते हैं। बट ये तो गलत है ना, क्यों? क्योंकि जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो आप वॉल्यूम दबाओगे, ऐसा वॉल्यूम कंप्रेस करोगे तो क्या वेपर प्रेशर चेंज होगा? क्या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर चेंज होगा? नहीं होगा। वेपर प्रेशर तो उतना ही रहेगा, बिकॉज टेम्परेचर तो टी ही है ना। आप जब ऐसा ऐसा कंप्रेस कर रहे हो, ये टेम्परेचर कभी नहीं चेंज होगा। यू एज्यूम दैट दिस कंटेनर इज कंडक्टिंग, एज्यूम दैट दिस कंटेनर इज कंडक्टिंग, आपने इसको अंदर किया, ये 0.8 ही है, तो सर वॉल्यूम तो कम हो गया, तो कैसे प्रेशर? अरे भाई कंडेंस हो रहा है ना, समझना, वो तो मेंटेन ही करना है, वो तो कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, ये 0.8 ही है। हाँ, लेकिन इसका प्रेशर, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी बोला गया ना कि ये इसमें सॉल्युबल नहीं है, मतलब इसको आप इसको ऐसा कंटेनर का बेस ही मान लो, ऐसा मान लो ये कंटेनर ही है, इसके लिए बेस है, ये इसके अंदर जा ही नहीं सकता, नाइट्रोजन इसके अंदर जा ही नहीं सकता, तो सर ये वाला वॉल्यूम, अरे नेग्लिजिबल मानना उसको, उसको नेग्लिजिबल मान, क्वेश्चन में बोल दिया है। तो इसका प्रेशर 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा, वो 6 atm हो जाएगा, बट वेपर प्रेशर तो 0.8 ही रहेगा। तो टोटल आंसर क्या होगा यहाँ पर? 6.8 atm। 6.8 atm will be the total pressure. So this much discussion is enough for vapor pressure को फिलहाल समझने के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में बढ़ेंगे आगे। सो लेवल 1 प्रॉब्लम्स वी विल डू, लेवल 1 प्रॉब्लम्स ऑन आइडियल गैसेस, ऑन आइडियल गैसेस। देखो, सबसे पहले जो शुरुआती लेवल के प्रॉब्लम है वो तो ऐसे ही है कि प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो बताओ इतना प्रेशर चेंज हुआ तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो ये सब सवाल बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसे सवाल कराने का मतलब नहीं है, बस आपको PV = nRT को देखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि देखो प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है, फिर उसके बाद ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो बताओ अब फाइनल टेम्परेचर कितना होगा या फाइनल प्रेशर कितना होगा। ऐसी बातें शुरुआती लेवल के क्वेश्चंस में रहती है, जो मेंस में आते हैं बहुत हल्के सवाल अगर, तो उस तरह के आते हैं, और नीट वीट के लिए रेगुलर है वो सवाल, वैसे ही आता है। सो देखो, उसमें कुछ नहीं करना बेटा, बस इसको देख लो और ये देखो कि कौन चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर मोल्स नहीं चेंज हो रहे, मोल्स चेंज नहीं हो रहे और प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब चेंज हो रहा है, तो आप ऐसे समझेंगे PV/T = nR। जो कांस्टेंट है उसको इस साइड लिख दो, तो ये तो कांस्टेंट है, मतलब यही तीनों चेंज हो रहे हैं। तो क्या बोलेंगे आप? P1 V1/T1 = P2 V2/T2। और क्या करोगे? ऐसा करो, मान लो कहीं पर, अब यहाँ पर आप लिख लेंगे जो भी इनिशियल कंडीशंस हैं, जो भी फाइनल कंडीशंस हैं, इसमें कुछ वेरिएबल होगा, कैलकुलेट कर लेना, निकाल लेना आंसर, बट खुश मत होना, इससे कुछ होगा नहीं।
अच्छा, और इसी तरह से कहीं पे ऐसा कह रहा है कि गैस कांस्टेंट टेम्परेचर है बट गैस लीक हो रही है, ऐसा कुछ लैंग्वेज है। तो जब वो बोल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर है बट गैस लीक हो रही है, और गैस लीक होने से प्रेशर और वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है, तो क्या लगाओगे? कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पकड़ो। अब गैस लीक हो रही है मतलब मोल्स चेंज हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर है तो बस ये आर टी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर P1 V1 बाय N1 बराबर P2 V2 बाय N2, कुछ ऐसा केस चलेगा, ऐसे चलेगा। तो वो आपको क्वेश्चन में देखकर समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो बेसिक सवाल है वो आप नरेंद्र अवस्थी के लेवल 1 के जो शुरू के 40-50 क्वेश्चंस हैं उसमें से कोई 10-12 क्वेश्चन देख लेना बना के, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। मैं उससे थोड़ा सा एक लेवल अप जाके लेवल 1 बोल के शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, सो लेट अस बिगिन विद द प्रॉब्लम्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये नीरज कुमार नहीं, मैं नरेंद्र अवस्थी के कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ मैं, इसको करते हैं पहले, ठीक है। सो लेट अस टेक सम, चलो यही बैरोमीटर से शुरू करते हैं। चलो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। सो दिस सेज, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 60, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर ऑफ द वॉल्यूम 10 लीटर्स। मोल्स बताना है गैस के, यहाँ पर ये 10 लीटर का कैपेसिटी है, 300 केल्विन पर ये गैस इसमें भरा गया है। इफ मैनोमीटर कंटेनिंग ग्लिसरीन shows 5 मीटर डिफरेंस इन द लेवल। कल बताया था ना ये किस तरह से मैनोमीटर को रीड करते हैं, चलो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ये देखो ये 5 मीटर ऊपर गया है, 5 मीटर ऊपर, इसका मतलब अगर ये दोनों ऐसे बराबर लेवल पे बैठे होते, दोनों बराबर लेवल पे बैठे होते, इसका मतलब ये था कि इसका 1 एटीएम है तो इसका भी प्रेशर 1 एटीएम है, बट ये अंदर गया, ये उठा है, इसका मतलब इसका प्रेशर, ये जो प्रेशर ऑफ गैस है, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ज्यादा है, ये बात बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है ये बात। कितनी ज्यादा है? तो क्या बताए थे आपको कि 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी 1 एटीएम का प्रेशर होता है, ये बताए थे। बट यहां पर कौन भरा हुआ है बेटा? यहां ग्लिसरीन भरा हुआ है। अरे बाप रे, ग्लिसरीन भरा हुआ है तो क्या दिक्कत है? याद करो, एक पॉइंट लिखवाए थे आपको कि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा डेंस होगा तो ऊपर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो एच रोजी से समझ में आता ही। तो डेंसिटी ज्यादा है, अगर डेंस लिक्विड है तो उतना नहीं चढ़ेगा। तो आप डेंसिटी समझ पा रहे हो, ये लगभग 2-2.5 के आसपास है, ये 13.6 के आसपास है। तो कौन ज्यादा चढ़ेगा? उतने ही प्रेशर के लिए कौन है जो ज्यादा चढ़ेगा? ऑब्वियसली कम डेंसिटी वाला ज्यादा चढ़ेगा। मतलब अगर 1 एटीएम में मर्क्यूरी 76 mm या cm 76 cm मर्क्यूरी होता है, तो अगर ग्लिसरीन के लिए लिखूं तो कितना होगा? डेंसिटी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इंटू 13.6 बाय 2.72, इतने सेंटीमीटर कौन चढ़ेगा? ग्लिसरीन चढ़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। 1 एटीएम मतलब इतने सेंटीमीटर ग्लिसरीन चढ़ेगा। दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है। अब यहां पर देखो ये 5 मीटर चढ़ा हुआ है, ये 5 मीटर, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आपको देख लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें थोड़े कैलकुलेशंस आ सकते हैं। ये 5 मीटर ऊपर चढ़ा हुआ है बेटा, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या बिल्कुल इजीली बता सकते हो आप। प्रेशर ऑफ गैस क्या है? एक तो 1 एटीएम होता जब ये लेवल पे होता, तो ये 1 एटीएम, 1 एटीएम से कितना ज्यादा है, कितना ऊपर चला गया? 5 मीटर ऊपर चला गया।
5 मीटर ऊपर चला गया। अच्छा, ये जो एच रो जी के बारे में आप और डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते, इतना काफ़ी अगर आप इतना जानते हो। पी गैस 180 प्लस 5 मीटर के करस्पॉन्डिंग, तो ये मैंने बताया कि इतने सेंटीमीटर में एक एटीएम होता है, तो 5 मीटर में आप देख लेना, मतलब 500 सेंटीमीटर में कितना होता होगा, तो ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर वो आ जाएगा, समझ गए आई गेस आप, ठीक है। सो सपोज करो यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया, सो फॉर 1 ATM मीन्स 1 ATM means this much centimeter. So 1 centimeter corresponds to what pressure? For glycerine I am talking about. 1 centimeter corresponds to 2.72 divided by 76 into 13.6 ATM for 1 centimeter, which is very small pressure, you can see. So for 500 centimeter rise, it will be 2.72 into 500 divided by 76 into 13.6. Now calculation is your job, you can calculate this, ये ATM में ही लिख दिया। तो इससे क्या आ गया बेटा, प्रेशर ऑफ गैस आ गया प्रेशर ऑफ गैस, जी हाँ सर, इससे प्रेशर ऑफ गैस मिल गया। और प्रेशर ऑफ गैस अगर मिल जाए तो प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, सो अप्लाई pressure of gas PV is equals to nRT, we have to find n, प्रेशर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, R भी पता है, T भी पता है। सिंस लीटर्स में वॉल्यूम है, एटीएम में प्रेशर है, तो R को लीटर एटीएम यूज करोगे, 0.0821 लीटर एटीएम। नाउ कैलकुलेशन इज योर जॉब, आप कर लीजिएगा, आंसर भी देख लीजिएगा, जो आ रहा है मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट इज लेट अस टेक दिस क्वेश्चन नंबर 61, इधर स्पेस है, इधर सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 61, अ रिजिड वेसल, जैसे ही कह दिया रिजिड वेसल मतलब वॉल्यूम फिक्स टाइप की फीलिंग आनी चाहिए। रिजिड वेसल ऑफ वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, डोंट स्किप दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर ना, आप इसको लेक्चर की तरह ही माने, क्वेश्चन कर रहे हैं बट उसके बीच में कुछ कुछ बातें बता देंगे, फिर मत बोलना सर ये तो नोट्स में नहीं था, ये भी नोट्स का पार्ट है भाई, ठीक है। हाँ, सो रिजिड वेसल ऑफ वॉल्यूम दिस मच, तो चलो एक वेसल है मेरे पास, रिजिड है, इसका वॉल्यूम है 0.5 मीटर क्यूब। अब कुछ लोग तो यूनिट में परेशान रहते हैं, तो मैं बता दूं 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, तो ये एक्चुअली में 0.5 मीटर क्यूब बोल रहा है, मतलब ये काफी बड़ा सा वेसल है, 500 लीटर का वेसल है, ठीक है। हाँ, कंटेनिंग हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन है एट 20.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को केल्विन में ही कन्वर्ट करना हमेशा, क्योंकि आर आप केल्विन में यूज करते हो, तो टेम्परेचर विल बी 293.5 केल्विन and a pressure of 611 into 10 की पावर ऑफ 3 पास्कल्स। अच्छा, पास्कल्स वही 10 to the power 5 ATM के आसपास होता है। is connected to a second rigid vessel of volume this much। अच्छा, इसको कनेक्ट कर दिया, चल इसी को मान ले रिजिड वेसल दूसरा, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और कंटेनिंग आर्गन, इसमें आर्गन भरा हुआ है 31.2 डिग्री सेल्सियस, तो 273 31.2 डिग्री सेल्सियस इज एक्चुअली 404.2, तो केल्विन यहाँ पर 404.2 केल्विन है। एट अ प्रेशर ऑफ, प्रेशर भी बता दिया है 433 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल्स प्रेशर है। अब वॉल्व सेपरेटिंग, अब ये जो वॉल्व यहाँ लगा हुआ है, टू वेसल
valve separating is opened and both are cooled to a temperature of this. अच्छा, what is the final pressure of the vessel? चलो ठीक है, आसान है। इसमें क्या करना होता है कि अब यहाँ पर आपको वेसल को खोल दिया, वॉल्व को खोल दिया, वॉल्व को खोल दिया तो टेम्परेचर जो होगा सबका कांस्टेंट हो जाएगा, और बता दिया है कि फाइनल जो टेम्परेचर हो गया है वो हो गया है क्या, 14.5 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना आप, ठीक है। अच्छा, तो बताना क्या है, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर इन द वेसल्स। तो क्या क्या लगता है, इस प्रेशर, इस वेसल पे अलग प्रेशर होगा, इस वेसल पे अलग प्रेशर होगा, ऐसा होगा क्या? दोनों वेसल्स में अलग अलग प्रेशर होगा क्या? तो ये बिल्कुल क्लियर कट आपको लेक्चर्स में समझाया हुआ है कि भाई जब एक ही सिस्टम है, जब एक ही सिस्टम है तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम एक ही सिस्टम है, हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। तो कैसे निकालेंगे सर? देखो बहुत आसान है। देखो कहीं भी जब आप ये वॉल्व को खोलोगे, जब आप ये वॉल्व को खोलोगे तो कोई गैस का लॉस तो नहीं होगा कहीं, है ना? कोई गैस का लॉस नहीं होगा। तो आइडिया को समझो अभी। तो इसमें क्या करना बेटा कि जब आपको यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस है, टेम्परेचर पता है और आपको प्रेशर पता है और वॉल्यूम भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो इधर आप मोल्स निकाल लेना H2 के, मोल्स ऑफ H2 निकाल लेना। सर मोल्स निकालेंगे, आर की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। हाँ यूज करनी पड़ेगी, कर लेना आर की वैल्यू, या फिर आर के टर्म्स में निकाल लेना। मोल्स ऑफ H2 क्या होगा, पीवी बाय आर टी होगा, पीवी बाय आर टी, यस इट विल बी पीवी बाय आर टी, होगा ऐसा। तो पीवी बाय आर टी यूज किया तुमने तो मोल्स आ गए, किसके मोल्स आ गए? अब यहाँ प्रेशर देखो, ये वाला प्रेशर यूज करना, ठीक है, ये प्रेशर यूज किया। वॉल्यूम तो ठीक है, वॉल्यूम दोनों का अलग अलग है, ये 0.75 है उसके लिए अलग 0.5 वॉल्यूम यूज कर लिया, आर टी टेम्परेचर भी इसका यूज किया। तो ये इस तरह से आर के टर्म्स में ही आप इसको निकालें। अच्छा, अगर आपको एन की एकदम रियल वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो बच्चों को डाउट आता है कि सर आर कौन सा यूज करें, पास्कल है मीटर क्यूब है, तो ये मैं बता दूं, ये भी आप लिख लेना, 1 पास्कल मीटर क्यूब इज एक्चुअली 1 जूल्स। तो पास्कल मीटर क्यूब का मतलब 1 जूल ही होता है। तो अगर आपको आर की वैल्यू यूज करने का मन हो रहा है तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आप इसको यूज करेंगे। बट यहां से इसके मोल्स निकाल लो, इसी तरह से यहां से इसके मोल्स निकाल लो, और जब आपने इसको खोल दिया तो मोल्स सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये भी बात मैंने आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में बताई है कि भाई देखो नेचर ऑफ गैस का कोई भी रोल नहीं है, नेचर ऑफ गैस का कोई भी रोल नहीं है इन डिसाइडिंग कि कितना प्रेशर लगेगा, वो तो अमाउंट ऑफ गैस है जो डिसाइड करता है। तो मोल्स इधर से निकाल लिए, मोल्स इधर से निकाल लिए, और ये जो फाइनल कंडीशन है इसका वॉल्यूम अब बेटा 2v हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का वॉल्यूम इतना नहीं मानना है, या कोई ऐसा एरिया नहीं फिक्स किया इसने कि भाई मैं इतने में रहूंगा तो इतने में रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो हाइड्रोजन का भी वॉल्यूम 2v है और आर्गन का भी वॉल्यूम 2v है। तो मैं बस वही कहना चाह रहा हूं, आप अलग अलग मत देखो अब गैस को, सेम है, बस गैस है ऐसे बोलो, गैस है, हाइड्रोजन है आर्गन है नहीं बोलना, गैस है। तो गैस के मोल्स कितने? तो मोल्स हाइड्रोजन के मोल्स प्लस आर्गन के मोल्स, टोटल मोल्स। आई होप समझ आ गया होगा। तो मैं बस फाइनल बता देता हूं क्या करना है। तो आपने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाला, वो निकाला, और फाइनली आपको बताना है फाइनल प्रेशर। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पी फाइनल इज इक्वल टू एनआरटी। तो NH2 प्लस एन आर्गन, NRT, R एंड T बाय V। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अच्छा अलग अलग था तो जो भी था V1 प्लस V2 ये वॉल्यूम हो जाएगा। R तो आपका यहाँ पर देखो इसके नीचे आएगा, कट जाएगा, बाकी वो कैलकुलेटिव पार्ट है, वो आप अपने से समझ सकते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, चलो बेटा थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, एक आध क्वेश्चन और बढ़िया देखते हैं, कुछ रिएक्शन हो रहा है उसको देखते हैं। आ जाओ इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट डज इट सेज? क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ये कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ
एसिटिलीन है C2H2 और C3H8 दैट इज प्रोपेन ऑक्यूपाइड अ सर्टेन वॉल्यूम एट 80 mmHg. अच्छा, the mixture was completely burnt to CO2 and H2O liquid. When the pressure of CO2 was found to be 230 mmHg at the same temperature and the volume, the mole fraction of C3H8 in the mixture is. ठीक क्वेश्चन है, ठीक है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है. देखो, तो पहले ना मैं इसमें थोड़ा स्पेस चाहता हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ उसको. ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें एसिटिलीन गैस और प्रोपेन इन दोनों गैसेस को मिला दिया गया है और मिलाने के बाद जो पी टोटल इनका है शुरू में वो है 0.8 या 80 mmHg बोला है शायद, 80 mmHg ये इसका प्रेशर है. इट इज 80 mmHg, 80 mmHg. अब क्या किया गया है कि इसे जला दिया गया है. जला दें, जलाओगे तो हाइड्रोकार्बन है तो CO2 ही तो देगा और क्या, CO2 और O2, सॉरी CO2 और H2O. तो C2H2 जब जला देंगे आप इसको, यू विल गेट CO2 एंड H2O, आपको ये मिलेगा. बैलेंस कर लेना यार, C3H8, चलो मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ उसको. इट फॉर्म्स CO2 एंड H2O. तो बैलेंस करूंगा तो इधर 2 लग जाएगा, हाइड्रोजन 2 है, 2 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 4 1 5 है, तो ये 5/2 हो जाएगा. ऑल्दो ऑक्सीजन अब बच नहीं रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में कुछ तो बताया नहीं है, तो ऑक्सीजन मानो देयर इज, वी आर प्रोवाइडिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन देयर टू बर्न. ठीक है, सो इज इट बैलेंस ना, 5 और 2, ठीक है 4. ये सब चीज़ में गलती हो जाती है, फिर पूरा क्वेश्चन स्पॉइल हो जाता है. ये सबसे ध्यान से करा करो इसको. ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो ये तो नॉर्मल है, तो ये 3 है तो 3 है, ये 4 है, बट बाकी ऑक्सीजन जो है वो तो आपका एडिक्वेट अमाउंट में है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वैसे फिर भी इधर कितने 6 4 10, तो ये 5 में. हाँ, तो अब जब इसको जलाओगे तो देखो ये H2O को तो उसने स्पष्ट लिख दिया है कि वो लिक्विड के फॉर्म में वहाँ पर रह रहा है, तो इसका तो कोई प्रेशर रहेगा नहीं, इसका कोई प्रेशर रहेगा नहीं. तो जो भी आपके पास गैस था, जो भी आपके पास गैस था, ध्यान से समझना, ये गैस पूरा बर्न हुआ, ऑक्सीजन एडिक्वेट अमाउंट में डाला गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन बचेगा नहीं, ऑक्सीजन बचेगा नहीं, तो जो भी प्रेशर डेवलप होगी वो बिकॉज ऑफ CO2 ही होगी. निकालना क्या है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, ध्यान से ध्यान से. अरे यार, निकालना क्या है, निकालना मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H8. अच्छा, तो C3H8 का मोल फ्रैक्शन, अब ध्यान से देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है. अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है C3H8 का, तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है. इट इज मोल्स ऑफ C3H8 अपॉन मोल्स ऑफ C3H8 प्लस मोल्स ऑफ C2H2, यही तो चाहिए मुझे, प्लस मोल्स ऑफ C2H2, यही तो चाहिए मुझे. तो यार अब मोल्स के टर्म्स में करोगे तो फिर परेशानी हो जाएगी. क्या आपको पता है कि मोल्स और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? जी हाँ, होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं, बट जब वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब. जी हाँ, क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन देखिए, शुरू में ही कह दिया है कि सर्टेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और वॉल्यूम कुछ चेंज वेंज तो कहीं हो नहीं रहा है, और टेम्परेचर के बारे में भी कुछ नहीं बोला गया. अच्छा देखो लिखा हुआ है एट सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम कह तो दिया डायरेक्ट, तो मोल्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अगर मानूंगा तो कॉमन सेंस से समझ आ रहा है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे मोल्स नहीं चाहिए, मुझे प्रेशर ऑफ C3H8 अपॉन प्रेशर ऑफ C3H8 प्लस प्रेशर ऑफ C2H2 चाहिए. देखो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर 3 मिनट तो यहीं लग गया क्वेश्चन को करने में. अरे वो मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ इसलिए लग रहा है, क्वेश्चन तो ऐसे मन में हो जाएगा, ज़्यादा कुछ थोड़ी ना इसमें, आपसे भी हो जाएगा. लेकिन अगर अभी आप बिगिनर हैं तो थोड़ा प्रॉपरली इस तरह से बना के देखिए. तो बेटा इस मैं मोल्स में कंसर्न्ड नहीं हूँ, मेरे को प्रेशर चाहिए. तो देखो शुरुआत में जब ये 80 mmHg था, इसका प्रेशर था मान लो P1, इसका प्रेशर था मानो P2,
तो एक बात सीधे सीधे पता है कि P1 और P2 का सम इनिशियली 80 mmHg था। अब ये P1 कंप्लीट डिस्ट्रॉय होगा तो ये 2 मोल CO2 के देगा। अच्छा, C2H2 ज्यादा प्रेशर लगाता है कि CO2 ज्यादा प्रेशर लगाता है? अरे सर, नेचर पे थोड़े डिपेंड करता है। सही बोल रहे हो, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। मोल्स देख, 1 मोल से 2 मोल बनेगा, तो अगर ये P1 प्रेशर लगा रहा था तो ये 2P1 प्रेशर लगाएगा, ये 2P1 प्रेशर लगाएगा। इधर देख, ये P2 प्रेशर लगा रहा था, 3 मोल बन गया, 1 का 3 हो गया, तो ये 3P2 अमाउंट का प्रेशर लगाएगा, 3P2 अमाउंट का प्रेशर लगाएगा। P1 किसको माना हूं यार? तो एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, C3H8 को क्या माना हूं मैं? P2/P1 प्लस P2 ये चाहिए मुझे। तो बस हो गया, क्या बचा? ये तो तेरे पास है, और यहाँ पर ये भी बताया है कि CO2 का क्या प्रेशर है, बताया है ना, 230 mmHg। तो ये ले दूसरा इक्वेशन, ये है तेरे पास 2P1 प्लस 3P2 बराबर 230 mmHg। एंड नाउ जस्ट सॉल्व दीज इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 एंड देन just put it over here, you will get the mole fraction of C3H8। आई होप आपको बढ़िया आइडिया हो रहा होगा अभी आइडियल गैस के क्वेश्चंस का कैसे अप्रोच करना है। थ्योरी अगर अच्छे से देखते देखते आए हो, हर बातों को ध्यान से समझो और ये सब चीज़ों को समझ रहे हो तो बढ़िया आइडिया हो गया होगा, ये बात की गारंटी है। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है और पूरी लेक्चर्स आप देखे हो सर फिर भी थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर वही बात है, कैपेबिलिटी इशू, क्वेश्चन मार्क लगा लो अपने ऊपर। चलो आगे देखो, कोशिश करो, पहले 1-2 बार और कोशिश करो, फिर नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा लो। कुछ और देखें क्या, 64 ही देखें, कुछ होगा देखें कुछ। अगले क्लास में ना थोड़ा और मुश्किल सवाल करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक रुको ना, थोड़ा सा ना लेवल 2 की प्रॉब्लम देखते हैं। इसके लेवल 2 के प्रॉब्लम उतने मुश्किल नहीं होते हैं, तो वो देखा जा सकता है। ये सब रियल गैस के प्रॉब्लम्स भी मिक्स्ड हैं। ठीक है, चलो इसको देखो क्या बोल रहा है ये। सो इट सेज आइडियल गैस पे, ये ना, हाँ आइडियल गैस पे, कंसिडर द कंपोजिट सिस्टम विच इज हेल्ड एट 300 केल्विन शोन इन द फॉलोइंग फिगर। एज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ द बैरियर्स separating the compartments are removed। हटा दो बैरियर को। assume that the volume of the barrier is negligible। बैरियर का कोई वॉल्यूम नहीं था, बैरियर हटा दे तो क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर। अरे बाप रे, इतना आसान सवाल है ये तो, टोटल प्रेशर बताना है। अरे सर देखो, यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में कुछ बताया है क्या? वॉल्यूम बताया है क्या? कितना कितना वॉल्यूम है? आज बता तो दिया है। तो देखो वॉल्यूम पता है और प्रेशर भी पता है इसका, टेम्परेचर सभी 300 केल्विन पे है, तो टेम्परेचर को T ही रहने दो। यहाँ भी वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, तो बहुत आसान है। जब हटाओगे क्या करना है, फिर से वही, पहले निकाल लो कि हीलियम के कितने मोल्स हैं, निकल गया यहाँ से, PV = NRT लगा के। मैं बता रहा हूँ T के टर्म्स में ही रहने दो, कैलकुलेट वो बाद में कट जाएगा सब, ठीक है, करके देख लेना, T के टर्म्स में रहने दो। यहाँ पर नियॉन के मोल्स निकाल लिए, नियॉन के मोल्स निकाल लिए। यहाँ पर जिनॉन के मोल्स निकाल लिए, जी सर जिनॉन के मोल्स निकाल लिए। अब क्या करें, अब फाइनल प्रेशर चाहिए, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ फाइनल गैसेस का प्रेशर इज इक्वल्स टू NRT। तो N में हीलियम के मोल्स प्लस नियॉन के मोल्स प्लस जिनॉन के मोल्स, NRT बाय V। V कितना हो गया, 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर और ये 7 लीटर, ये 7 लीटर हुआ। अब ये आर बार के टर्म्स में अगर आपने इसको निकाला है तो देखना RT कटी जाएगा और फिर आपको प्रेशर ऑफ गैसेस मिल जाएगा। क्वाइट सिंपल, यस इट वाज क्वाइट सिंपल। लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इसी का लेवल 2, ये शायद थोड़ा ठीक ठीक दिख रहा है कुछ। लेट्स हैव अ लुक, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो 11 moles of nitrogen and 12 moles of hydrogen reacted in a 20 liter vessel। अच्छा, इसका 11 मोल, इसका 12 मोल रिएक्ट कर रहा है। ये तो देख के समझ आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, है ना। 20 लीटर का वेसल है,
एट 800 केल्विन आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज रीच्ड 6 मोल हाइड्रोजन बचा। पूरा रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम आई है, 6 मोल हाइड्रोजन बच रहा है, उसी पॉइंट पे बात करनी है। जैसे इतना हाइड्रोजन बचा, 3.5 लीटर के आसपास पानी डाल दिया गया इसमें। अरे पानी डाल दिया, is injected in the equilibrium mixture, the resultant gaseous mixture suddenly cooled to 300 केल्विन। जो पहले सिस्टम गर्म था वो अब ठंडा हो गया है, 800 केल्विन से वो सीधे 300 केल्विन हो गया। What is the final pressure of the gaseous mixture? Neglect the vapor pressure of liquid solution। देखो पहला assumption, पानी का वेपर प्रेशर ना के बराबर है। सर ये कैसे होता है? मान ले पानी इतना इनफ है ही नहीं यहाँ पर कि जो वेपर्स क्रिएट करेगा, वो क्वेश्चन में बोल दिया तो उसमें कोई सवाल है नहीं। एज्यूम दैट ऑल अमोनिया डिजोल्व इन वाटर। अमोनिया पानी में मस्त घुलता है, एच बॉन्डिंग करता है पानी के साथ, मस्त घुलता है। तो यहाँ मान लो कि पूरा अमोनिया पानी में घुल गया है, अमोनियम सोल्यूशन बना लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड का ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ना ही तो लिक्विड ये कंटेनर या गैस के वॉल्यूम को इफेक्ट कर रहा है, ये नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, बता दिया है। और 300 केल्विन पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करते हैं, ये भी मान लीजिए। ठीक क्वेश्चन है, पहली क्लास में कराने लायक तो ठीक क्वेश्चन है। चलो करें अब, करते हैं। तो यहां पर पहले बेटा देखो, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, स्पेस चाहूंगा इसके लिए भी थोड़ा सा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये 2 अमोनिया और इधर 3 हाइड्रोजन। सो कितना कितना मोल लिया था? नाइट्रोजन 11, हाइड्रोजन 12, 11 एंड 12। और इक्विलिब्रियम जब आई है तो हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो है 6 मोल, 6 मोल हाइड्रोजन है, 6 मोल बचा है। तो देखो ये कितना रिएक्ट हुआ? 6 मोल रिएक्ट हुआ 6 मोल रिएक्ट। तो ये कितना रिएक्ट हुआ होगा? 1 मोल के लिए इसका 3 मोल लगता है, तो अगर मतलब ये 3 टाइम्स होता है तो ये 1/3 होगा, मतलब ये 2 मोल रिएक्ट किया होगा सिर्फ, -2 होगा। यहाँ -6 हुआ तो ये -2 होगा, मतलब ये 9 मोल्स आपके पास नाइट्रोजन के बचे हुए होंगे। और आप समझ पा रहे होंगे कि इसके 1 मोल से ये 2 मोल बनता है, तो अगर ये 2 मोल रिएक्ट किया तो अमोनिया बना होगा 4 मोल। ये तो नॉर्मल सा मोल स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा दिए। तो अभी आप ऐसा मानिए कि जो वेसल है वो 20 लीटर का वेसल है, जिसमें 9 मोल नाइट्रोजन है और 6 मोल हाइड्रोजन है, और यहाँ पानी पड़ी हुई है, और इस पानी में अमोनिया पूरा डिसॉल्व हो गया है। तो क्या अमोनिया प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं करेगा, अमोनिया तो पूरा इधर डिसॉल्व हो चुका है। अमोनिया विल नॉट कंट्रीब्यूट इन प्रेशर। वाह, वॉल्यूम भी 20 लीटर ही है, पानी डालने से सब ठंडा ठंडा हो गया है, टेम्परेचर 300 केल्विन हो गई है। हो गया यार, क्या करना है, क्या प्रेशर ही बताना होगा ना। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? लगा लो, PV इज इक्वल टू NRT। P इज इक्वल टू NRT। N कितना है? 15 इंटू R इंटू T बाय V विच इज 20। और ये वॉल्यूम लीटर में है। प्रेशर किस में निकालना है? ATM में निकालना है क्या? ATM में निकालना है। तो ये लगभग ये 15 हो गया, तो प्रेशर आ गया 15 इंटू 15 R लगभग 1/12 होता है। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट समथिंग, कुछ 18-19 के आसपास। तो ठीक है, देख लेना, या तो ये होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए, आप चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके। 15 इंटू 15/12, 15/12, इधर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? 15 इंटू 15/12, 15 इंटू 15/12, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली 5/4, तो 15
15,575 by 4 which is nothing but 18.5 के आसपास, ठीक है, 18.47 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये मैं लेवल 2 में दिया हुआ है बट इसको मैं बहुत मुश्किल नहीं बोलूँगा, इससे टफ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ अगले क्लास में। सो दिस वाज द लेक्चर 3 और आप एक बार खुद से तीनों लेक्चर देखें 1 to 3 और फिर आप खुद ही कंपैरिजन करें, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो या फिर यूट्यूब में या कहीं भी जो भी प्लेटफॉर्म में जो भी लेक्चर्स अवेलेबल हो, आप एक बार देखिएगा कि जो 3 लेक्चर्स में जितना ज्ञान मैंने आपको दिया है, इतने ज्ञान के लिए आपको इधर उधर के कम से कम 7-8 लेक्चर तो देखने पड़ ही जाएंगे। अगर कोई दे रहा हो इस तरह का ज्ञान तो कम से कम नहीं तो 7-8 लेक्चर तो आपको देखने पड़ ही जाएंगे इतने ज्ञान के लिए। तो यहाँ आपको जो मेरे लेक्चर्स हैं वो मैं मेक श्योर करता हूँ कि सीधे काम की बात डायरेक्ट आप तक पहुँचाई जाए। और अगर आप अबव एवरेज हैं, मैं नहीं बोल रहा कि बहुत टैलेंटेड बच्चे ही देख पाएंगे समझ पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अबव एवरेज हैं तो आपको बातें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। और फिर अगर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जेई नहीं होता है, ठीक है, आप समझिए, आप भेड़ चाल में मत जाइए। बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए जेई नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बहुत कम होती है, ये सच्चाई है। आप जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर ले आपकी ज़िंदगी के लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो बस मैं फिर वही कहूँगा आपको कि ChemIIT ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किए हो तो बिल्कुल कर लो। और दूसरे चैप्टर्स के भी जो लेक्चर्स हैं वो कुछ इसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, काफ़ी आनंद आएगा आपको करने में और आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे अगर आप करते हैं तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कल लेक्चर 4 के साथ जिसमें हम इसके थोड़े और टफ प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि अभी SPM वाले प्रॉब्लम्स तो आए ही नहीं है ना। तो कनेक्टिंग वेसल्स, थोड़े बहुत SPM के प्रॉब्लम्स करेंगे तो फिर और मज़ा आएगा, ठीक है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर द वीडियोज़ with your friends and juniors. Thanks for watching.